वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर, और हमारे साथ इनसाइट्स के लिए होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि फ्री बीज जो हम देने की बात करते हैं या लेने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें दिक्कत देगा। देखिए, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ये किसी हद तक सही भी है। जब आप एक देश, स्पेशली जो भारत जैसा देश है, जहाँ पे लोग इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशन वाइज इतनी वेरिएंस है कि आपको कुछ लोगों को तो सपोर्ट देनी है, उनको फ्री बीज नहीं कह सकते, उसको सोशल इंक्लूजन बोला जाना चाहिए कि हमें कुछ लोगों को इंक्लूड करना है। पर जब आप ऐसी चीज़ें अनाउंस कर दो, उनका इस बात से मतलब था प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि जब आप ऐसी अनाउंसमेंट्स कर दो कि जहाँ पे आप अगली जनरेशन पे बोझ डाल दो, राइट, आप ऐसी फ्रीबीज अनाउंस कर दो कि जिसकी जो बेसिकली पॉपुलिस्ट मेजर है, जो सोशल इंक्लूजन नहीं करता है, जो बस ये कि भाई हमें आप वोट दोगे तो आपको ये चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, जबकि वो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप जाके कहीं पे कि एक जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, व्हाटएवर, राइट, अगर आप उस पर प्रॉपर टैक्स नहीं ले पाते हैं, अगर आप सब्सिडीज देते हैं जो काफ़ी हद तक उन लोगों तक जाएंगी जो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, और उससे होता क्या है, नुकसान उन लोगों का हो रहा है कि जो टैक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास जो मेहनत करके, अगर वही 1-1.5% पे सारा टैक्स बर्डन पड़ेगा और बाकी लोग उसका एडवांटेज लेते रहेंगे, राइट। अगर आप इस तरह की सब्सिडीज या फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री बेसिकली ऑयल और उस पर सब्सिडीज देते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आपको जो फंड्स चाहिए देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देश में असेट्स बनाने के लिए, देश में R&D करने के लिए, वो नहीं बचेंगे। देखो, पैसा तो लिमिटेड है, तो उनका भाव ये था कि हमें जो भी गवर्नमेंट चूज करनी है, और आज मेरे को लगता है आज इंडिया के 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, 15 अगस्त को हम 75 साल आज़ादी के मना लेंगे। तो मेरे को लगता है अब टाइम ये आ गया है कि हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अगर देश तभी बनेगा जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आज मेरे को अपना गुजारा करने के लिए अमन हर महीने आपसे 10,000 रुपये मांगने पड़ते हैं, या मेरे को बोलना पड़ता है कि भैया मेरा पेट्रोल आप डलवा दो, मेरे घर की बिजली का खर्चा आप कर दो, राइट, तो हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, राइट। हमें वी शुड बी विलिंग टू पे आवर टैक्सेस। आज हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, काफ़ी चीज़ों में हमने तरक्की की है, हमें कुछ सहूलतें मिल रही हैं, कुछ कन्वीनियंस मिल रही है, इस सहूलत और कन्वीनियंस का हम क्या करेंगे, और मेहनत करके और पैसे बनाएंगे। तो टैक्स देंगे तो हमें और फैसिलिटी, और बेटर सड़कें होंगी, और बेटर एयरपोर्ट होंगे, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो इट मीन्स वी हैव टू लर्न टू अर्न मोर, ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर, तभी लैब्स बन पाएंगी, तभी हमारी फौजें मजबूत हो पाएंगी, राइट। अदरवाइज तो आप उनके लिए कैसे पे करेंगे। तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमें सब्सिडी कल्चर, हमें अपनी मैं कई बार बोलता हूँ कि जो चुनावी वादे और वादों में फर्क होता है, राइट, वादे पूरे होते हैं, चुनावी वादे कभी पूरे नहीं होते। तो चुनावी वादों में हमें जो लोग हमें ये बोले कि भाई मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा, आप ये समझ लो कि उसके पास और कुछ नहीं है आपको देने को, वो आपके ही जेब से कुछ पैसे आपको दे देंगे, और जब वो ऐसे फ्री में देंगे तो लीकेजेस आएंगी, राइट, और लिमिटेड लोगों को ही दे पाएंगे, और उसमें एक मेजर करप्शन होगी। जब आप एक फेयर मार्केट प्राइस पे आप अपनी चीज ले रहे हो, अपने टैक्सेस भर रहे हो, करप्शन खत्म होगी, तो जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी और बेटर होगी। बिल्कुल सर, एक नेता है हमारे नीतीश जी, उन्होंने NDA के साथ अपना नाता तोड़ दिया, और फिर से, बिल्कुल सर, और वो हर 6 साल बाद उनका जो पार्टी बदलने का चलन है वो चल रहा है, अभी जारी है, और RJD के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है बिहार में। देखो इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे कितना असर होगा ये अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा, पर इसने एक चीज साबित कर दी है कि तेजस्वी यादव अब एक बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन बन गए। उन्होंने उस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया जो बीजेपी, और क्योंकि देखिए लास्ट इलेक्शन में बीजेपी बिकेम अ मेजर पार्टनर, उनकी सीटें ज़्यादा थी, नीतीश कुमार जी की सीटें बहुत कम थी। अब नीतीश कुमार जी के जो MP भी थे वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े और जीते,
जी राइट। तो अब उनको ये लग रहा था कि जैसा इसको उससे भी जोड़ा जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ जी कि जैसे जो अब शिवसेना है वो कितनी वीक हो गई, बिकॉज उनके अपने नेताओं को ये लगा कि वो जब जो खास तौर पे एमपी थे और कई नेता थे वो बीजेपी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते और वो मैंडेट नहीं है जी। और अब दूसरा इसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि एक तो वो ये डर रहे हैं कि कहीं उनकी जनता दल यूनाइटेड का हाल शिवसेना जैसा ना हो जाए, वो अपने हाथों से जनता दल यूनाइटेड ना गवा बैठे, राइट। दूसरा उनके दिमाग में ये भी शायद चल रहा हो, इससे भी जोड़ा जा रहा है कि अब उनके नेशनल एम्बिशन है, वो ये चाहते हैं कि ओपोजिशन के लिए वो एक नेशनल लेवल के बेटर कैंडिडेट, वो अगेंस्ट मोदी 2024 में वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बन सकते हैं, उनको शायद उनके दिमाग में ये भी चल रहा हो। अल्टीमेटली ये चीज़ें करती क्या है कि जो भी जनता है वो इसका प्राइस पे करती है। अब मिनिस्ट्री चेंज होगी, नए चीज़ें बनेंगी, तब तक सारे काम रुक जाएंगे, कितने बिजनेस, कितनी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने थे वो सारे रुक जाएंगे और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, उस स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बुरा है। अब क्वेश्चन ये है कि नीतीश जी के साथ तेजस्वी यादव का लास्ट टाइम जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया और वो वापस बीजेपी के साथ जुड़े। इस बार वो ये महागठबंधन चल पाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अब तेजस्वी यादव, क्या नीतीश जी को ये माना जा रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी डाउन आ रही है, उनकी जो 40 सीटें रह गई ये बता भी रही हैं और वो मैं आपको बता दूं 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो बेसिकली अब वो तेजस्वी यादव, क्या उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देंगे या इस वक्त वो सिर्फ स्टैंप सीएम बन के रह जाएंगे जिसमें सारे डिसीजन आरजेडी ही लेगा? जी सर, एक दुखद घटना हुई है राजौरी में, जो अटैक हुआ है उसमें कई जानें भी जा चुकी हैं, तो ऐसा क्यों कि ऐसे अटैक रुक नहीं पा रहे? देखो, इसमें ये अटैक तब तक नहीं रुक पाएंगे। सबसे पहले तो जो इसका सोर्स है, इसका सोर्स है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब क्लियर कट मैंडेट है कि हमने इंडिया को विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स ब्लीड करना है और जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना है। अब इसमें एक है एक्सटर्नल फोर्सेस और एक है हमारा इंटरनल रिस्पांस कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आज फॉर्चुनेटली हमारा रिस्पांस स्ट्रांग हुआ है। आज अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ऐसी हरकत होती है तो भारत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, राइट। और अब जब आप एक जियोपॉलिटिकली एक्टिव एरिया है उसको डिफेंड करने में, जब आप चारों तरफ से एनिमी स्टेट से, जो हॉस्टाइल स्टेट्स है, मैं अगर एनिमी ना भी बोलूं, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाइना की बात करूं, ये हमारे लिए हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, ये हमें वीक करना चाहती हैं और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का दोगलापन भी नजर आता है। जब आपको पता है कि पाकिस्तान इज द बेड ऑफ टेररिज्म और वो इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि उनके अपने बेनिफिट हैं। यूरोप जब यूक्रेन में वॉर होती है, इंडिया को तो बोल देता है कि आप भी वही स्टैंड लो। तो जब इंडिया का जो चैलेंज है उसमें यूरोप क्यों नहीं स्टैंड लेता है? वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं घोषित करते हैं? चाइना जो कह रहा है कि आप वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करो, इंडिया उनसे क्यों नहीं कहता कि आप वन इंडिया पॉलिसी सपोर्ट करो, कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, जो हमारी पॉलिसी है हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। अब मैं ये तो कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि करंट गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट से बहुत मजबूती से रिस्पॉन्ड कर रही है, पर मेरे को ये लगता है कि जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, हमारा जो स्ट्रेंड होगा, या हमारी जो कैपेबिलिटीज होंगी टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स, टू मेक आवर बॉर्डर्स नॉन पोरस, वो बढ़ती जाएंगी। बट स्टिल लॉट मोर नीड्स टू बी डन, स्ट्रॉन्ग एक्शन नीड्स टू बी डन। और अब 3 साल हो गए हैं, 5 अगस्त को 3 साल हो गए थे धारा 370 हुए। जम्मू कश्मीर धीरे धीरे इंटीग्रेट होगा। जो पहले पाकिस्तान को एक लोकल सपोर्ट मिल रही थी वो भी धीरे धीरे ड्राई आउट होनी शुरू हो जाएगी। जो भी सेपरेटिस्ट लीडर थे उन सब के जो काले चिट्ठे खुल चुके हैं, या वो जेल में है या उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो मेरे को ये लगता है कि ये नंबर्स आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में कम होते जाएंगे अगर इसी तरह स्ट्रांगली हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहे और ग्लोबल सपोर्ट और डोमेस्टिक सपोर्ट लोगों की अपने इस विजन के लिए, वन इंडिया विजन के लिए लेते रहे। सर, ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में है यूके में, उन्होंने कहा है कि मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा, फेक प्रॉमिसेस नहीं करूंगा, इसकी बजाय हार जाना पसंद करूंगा मैं। अमन, इसमें कोई शक नहीं है कि ऋषि सुनक इकोनॉमिक्स के बारे में तो डेफिनेटली बेटर जानते हैं लिज ट्रस से, जो उनकी प्रतिद्वंदी हैं इस पीएम रेस में, और प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि उन्हीं वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और देखो, पॉलिटिशियन हमेशा ही अपनी सच्चाई की गुहार देते आए हैं और अल्टीमेटली
इट इज़ अबाउट पीपल, लोग क्या चाहते हैं इस वक्त तो है, उस पार्टी के लोग क्या चाहते हैं कि हमारा लीडर कौन हो। जी। और बेसिकली जो पॉइंट वो डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो लिस्ट ट्रस्ट है वो कह रही है कि मैं टैक्सेस को कम करूंगी। टैक्सेस कम करने से क्या होगा कि हमारे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। अब यूके इस वक्त दो चीजों से जूझ रहा है, अपार्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनकी है इन्फ्लेशन। तो जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाए, ऊपर से आपने अपना रेवेन्यू कम कर लिया। अब ऋषि सुनक की आर्ग्यूमेंट तो लॉजिकल रखती है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप टैक्स घटाओगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो अमीर लोगों को होगा जिनको इस वक्त कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं रही है। लग्जरी गुड्स की सेल तो बढ़ रही है। तो उसके अलावा आप क्या करोगे कि जब आपने लोगों को पैसा देना है और अपने एक्सपेंस करने आप बोरोइंग करोगे, तो इस जनरेशन की बोरोइंग फिर अगली जनरेशन पे करेगी, तो आप अगली जनरेशन पे बोझ डाल के जा रहे हो। और यही बात ऋषि सुनक कहना चाह रहे हैं कि टैक्स हटाना इस वक्त सोल्यूशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, राइट, और हम जो अपने एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, उनको कंट्रोल करें। सर, पिछले दिनों में चर्चा में रहा चाइना और ताइवान का जो मसला था, यूएस का वहां आना, और उसके बाद एक डर बना हुआ है लगातार कि क्या चाइना अब ताइवान पे अटैक कर सकता है, या उसके बाद यूएस का क्या रिस्पांस रहेगा और ताइवान क्या कर सकता है, जो कुछ चल रहा है। देखिए, चाइना ने अभी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिमुलेशन की, मतलब कि पूरे सिनेरियो पे प्रैक्टिस की लाइव एम्यूनिशन के साथ कि अगर ताइवान पे कब्जा करना है तो अटैक कैसा होगा। और इसकी पूरी दुनिया में बहुत ही घनी निंदा हुई है कि आप एक दूसरी कंट्री को, आप एक तो बोल रहे हो कि ये पार्ट है हमारा, जबरदस्ती बोल रहे हो, और आप उनको धमका रहे हो। और उन्होंने जो ताइवान स्ट्रेट है, जो पूरे उस रास्ते को रोके रखा और वहां से बिजनेस रोक रखा है। अब ताइवान आइलैंड है और उनकी ज्यादातर एनर्जी नीड्स इंपोर्ट के बेस पे ही पूरी होती है, तो उन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमी को वहां पे रिस्क पे डाल दिया और लोगों को डराया। बट मेरे को नहीं लगता है कि इट विल बी ईजी। देखो, अगर आज बिकॉज ऑफ इंटरनल, देखो ज्यादातर लड़ाइयाँ जो इंटरनेशनल भी होती हैं उसके पीछे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। आज जी जिनपिंग को अपने आप को पावरफुल नेता दिखाना है, थर्ड टर्म लेनी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट, तो उन्होंने अपने आप को एक विजनरी और सबसे मजबूत और स्ट्रांग नेता दिखा रहे हैं, और उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक हालत खराब है। वहां पे 4000 के करीब बैंक बंद हो रहे हैं, जो कभी हमने सुना नहीं था। वहां पे चाइना में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा डरती है प्रोटेस्ट से। वो दुनिया में किसी से नहीं डरती, वो अपने लोगों से सबसे ज्यादा डरती है कि ये चुपचाप बस चलते रहे, और उन्हीं को कंट्रोल करने में उनका प्राइमरी फोकस होता है, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसके बेसिस पे है। तो उस चक्कर में वो ये सारी शोमैनशिप कर रहे हैं या अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, और बातें हाथ से निकलते टाइम नहीं लगता। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इसको सिर्फ वॉर स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से देखूं, ताइवान को अमेरिका ने बहुत अच्छे अच्छे हथियार दिए हुए हैं, बेस्ट वेपन सिस्टम दिए हुए हैं, और चाइना की जितनी डेवलप्ड सिटीज हैं, जो आप समझ लो उनकी 70% इकोनॉमी उसी कोस्ट पे है, तो वहां तक ताइवान को अटैक करना कोई मुश्किल नहीं होगा, और यूएसए की शिप्स पास में ही है। तो मेरे को ये लगता है ये सारी कैलकुलेशन चाइना को सोचनी पड़ेगी। पर इस सारे के बीच में मेरे को ये लगता है कि अब इंडिया को भी एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए, जो अब हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, कि अगर चाइना वन इंडिया बात एग्री नहीं करता है और पीओके के बीच में से अपनी रोड निकाल रहा है, तो इंडिया को भी ताइवान को ताइवान बोलना चाहिए, उनके साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस और ये रिलेशन शुरू कर देने चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वहां से अभी, और अनफॉर्चुनेटली हमने 2018 में क्या किया कि चाइना के प्रेशर में आके ताइवान को चाइनीज ताइपेई करके लिखना शुरू कर दिया अपनी एयरलाइंस पे। तो मेरे को ये लगता है कि अब इंडिया को भी ऐसे सटल नुआंस तरीके शुरू करने चाहिए कि वो चाइना को मैसेज दे कि अगर आप वन इंडिया पॉलिसी यहाँ पे नहीं सपोर्ट करते हो, जो हमारे एरियाज हैं उनको इंडिया का पार्ट नहीं रिकॉग्नाइज करते हो, चाहे वो असिन वाला पार्ट हो गया जिसपे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, चाहे पीओके है जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है, तो मेरे को लगता है कि रेसिप्रोसिटी हमें अब मजबूती से डिमांड करनी चाहिए। अब देखो, न्यूज स्टूडियो में बैठ के ये बोलना काफी आसान होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को एस्केलेट करती जा रही है, पर ये स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बनाने के लिए पैरेलली हमें अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, विच विल टेक अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे को ये लगता है कि अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये अल्टीमेटली भारत के फ्यूचर के लिए मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली हमें नेगोशिएशन की बहुत ज़्यादा पावर देंगी,
और अल्टीमेटली इस एरिया में हमें एक मेजर सुपर पावर के तौर पे एस्टैब्लिश करने में हेल्प ही करेंगे। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया सर मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए। इसी तरह करंट अफेयर्स के लिए और ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।